हेलो बच्चों। तो कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो अभी के लेक्चर में फिजिक्स पढ़ाया होगा, ठीक है। और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे दर्पण कितने प्रकार का होता है। अवतल दर्पण, सॉरी गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, 3 प्रकार का होता है। अब इसके आगे पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पढ़ाए थे दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। पहला क्या होता है, समतल दर्पण। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, अगला पिछला वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। पहला क्या होता है, समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहीं पे लिख देते हैं, दूसरा गोलीय दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है। और तीसरा जो होता है परवलयिक दर्पण। तीसरा क्या होता है, परवलयिक दर्पण। याद रखना है आपको, दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक दर्पण हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो समतल दर्पण वो कहते किसे हैं, ये समतल दर्पण जो है कहते किसे हैं। तो पहले एक समतल दर्पण का हम चित्र बना के समझा देते हैं। समतल मतलब समझ में आ रहा है, एक सतह। तो ये एक सतह हो गया, मान लेते हैं सतह। और ये दर्पण है। दर्पण और हमेशा रंगा होता है, चाहे ऊपर की ओर से चाहे नीचे की ओर से, कहीं से भी ये रंगा होगा, ठीक है। मान लेते हैं समतल दर्पण। तो वैसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण याद कहते हैं। सिंपल से याद रखना और समतल दर्पण का ये चित्र बना लेना, ठीक है। और रंग किधर से भी सकते हैं, इसमें रंगना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट एक समतल का चित्र बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समतल दर्पण, ठीक है। समतल कोई भी दर्पण हमेशा रंगा होता है, चाहे आगे से या पीछे से, ठीक है, तभी उसमें इमेज बनेगा। तो वैसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल से समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में इतना ही है। इसके बाद इसका विशेषता होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा कैसा होता है, वो आपको बताए थे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन। समतल दर्पण का विशेषता क्या है, इसका पहला विशेषता ये है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। हम लिख क्यों रहे हैं, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे ही हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब याद रखना है, पहले तो सीधा होता है, ठीक है, हमेशा हमेशा सीधा होगा। और दूसरा आभासी होगा, और आभासी होगा, याद रखना है आपको, सीधा और आभासी होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होगा, यह याद रखना है। हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। उसके दूसरा विशेषता क्या है, दूसरा विशेषता यह है कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना ही दूरी पे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। वस्तु को जितना दूरी पे रखेंगे प्रतिबिंब उतना दूरी पे बनेगा। दूसरा ये, वस्तु को जितना दूरी पे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। उसका तीसरा है, तीसरा तीसरा नोट कीजिए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या लिखें, ठीक है। चौथा लिख सकते हैं, 3 ही रन दीजिए, 3 ही काफी है। चौथा भी लिखा सकते हैं, 3 ही रन दीजिए, 3 काफी है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, पहला तो सीधा और आभासी होता है, ये बात याद रखना है। दूसरा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, उतना ही दूरी पर होगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। तीसरा क्या है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का जो छवि होता है उसको हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते, उसको किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते। समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो पहले एक गोल दर्पण बनाना है, ठीक है, पूरा गोल। लेकिन यह बात याद रखना है आपको, गोलीय दर्पण वैसी दर्पण को बोलेंगे जो गोल तो होगा, गोल तो होगा, उसका सतह जो होगा, बाहरी सतह वो गोल तो होगा, लेकिन अंदर का भाग खोखला होगा, यानी अंदर में कुछ नहीं होगा, अंदर में कुछ नहीं होगा। वैसे ही दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, याद रखना। वैसे दर्पण को क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो इसका एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो जाएगा, कांच की वैसी सतह, कांच की वैसी सतह, या फिर कांच की गोलीय वैसी सतह, तो कांच की गोलीय वैसी सतह जो अंदर से खोखला हो, जो अंदर से खोखला उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो कांच की वैसी सतह जो अंदर से खोखला हो तथा बाहर का भाग गोलीय हो, बाहर का भाग गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है, ये इंपोर्टेंट,
अब यहीं से मेन इंपोर्टेंट यही है, इसी पर पूरा चैप्टर बेस करेगा। अब जो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बीच से ऐसे करके काट देते हैं। बीच से क्या करते हैं, काट देते हैं। जब बीच से काटते हैं तो इसके गोलीय दर्पण में क्या होता है, एक भाग इधर की ओर से रंगा होता है और एक भाग इधर की ओर से रंगा होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। गोलीय दर्पण में बीच से जो काटेंगे एक भाग इधर बाहर की ओर से रंगा होता है, एक भाग इधर अंदर की ओर से रंगा होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, दाएं तरफ का जो भाग होता है ऐसे करके, दाएं तरफ का जो भाग होता है ये ऐसे, और इधर से बाहर से जो रंगा होता है उसको गोलीय अवतल दर्पण बोलते हैं। उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, याद रखना है। उसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। और बाएं तरफ का जो भाग होता है, गोलीय दर्पण को दो भाग में जो काटते हैं, तो बाएं तरफ का जो भाग होता है ऐसे करके, ऐसे करके, और वो अंदर से ऐसे रंगा होता है, ठीक है। रंगा मतलब कलई किया होता है, कलई को ही रंगा बोलते हैं, तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। इस दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, याद रहेगा। दाएं तरफ का भाग जो होता है ऐसे करके और बाहर से रंगा होता है अवतल दर्पण, और बाएं तरफ का जो भाग होता है ऐसे, ये चित्र देख रहे हैं, एक बार में याद हो जाएगा, और अंदर से रंगा होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब एग्जैक्ट इसका परिभाषा क्या हुआ, अब एग्जैक्ट इसका परिभाषा क्या हुआ, लेकिन इससे पहले और इसमें कुछ कुछ बात आता है, ठीक है। वो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ में आया, किस भाग को अवतल दर्पण बोलेंगे, किस भाग को उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ इससे पहले जो टॉपिक है वो आपको हम बताते हैं। इससे पहले एक टॉपिक है कि किसी भी चीज में एक केंद्र जरूर होता है, ठीक है। ऐसे ही इस गोलीय दर्पण में एक केंद्र होगा, बीच में एक केंद्र होगा, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, याद रहेगा। हर चीज में एक केंद्र होता है, ठीक है। तो इस गोला में भी एक केंद्र होगा, इस गोलीय दर्पण में भी एक केंद्र होगा, तो जो केंद्र होगा बीच का उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। चलिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझ में आया। अब एक अवतल दर्पण लेके हम बाकी का जो परिभाषा होता है सब हम डिफाइन कर दे रहे हैं। उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, तो हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया दाएं तरफ का भाग, और क्या होता है, ये इधर से रंगा होता है, इधर से रंग देंगे। अवतल दर्पण जब भी बनाएंगे ऐसे बनाएंगे और रंग ही देंगे, तब शो करेगा ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, इस दर्पण का मध्य बिंदु यानी बीच का जो बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। ये बात याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव, और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। चलिए, पहला परिभाषा लिखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर है, ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें पहला परिभाषा लिखिएगा, ध्रुव किसे कहते हैं। पहला लिखिएगा क्या, ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव को डिफाइन करने के लिए या तो उत्तल दर्पण लीजिए या फिर अवतल दर्पण लीजिए, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी ये जो केंद्र होगा, ये दर्पण का मध्य बिंदु होगा, वही क्या होगा, ध्रुव होगा। तो याद रहेगा ध्रुव का परिभाषा, दर्पण के मध्य बिंदु को, चाहे उत्तल हो या अवतल, उससे फर्क नहीं पड़ता, दर्पण के मध्य बिंदु को यानी बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और पॉइंट में लिख लीजिएगा, पॉइंट में ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। अब दूसरा बात, अब ये हो गया, और इतना तो पता है कि दर्पण के बीच में केंद्र होता है, यानी यहाँ पे एक केंद्र होगा, ये केंद्र होगा, क्योंकि आधा भाग ये केंद्र तो रहेगा ही, केंद्र तो रहेगा ही। तो ये जो केंद्र से होकर जो रेखा गुजरता है, ये रेखा केंद्र से होकर जो रेखा गुजरता है, ठीक है, उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद रहेगा, केंद्र से पूरा गुजरेगा, ये अनंत तक जाएगा, इधर भी ये अनंत तक जाएगा, याद रहेगा। क्या बात याद रखना है, ये जो केंद्र से जो रेखा जाएगा अनंत तक आगे भी जाएगा और अनंत तक पीछे भी जाएगा, यानी रेखा का अंत नहीं है, लेकिन केंद्र से गुजरेगा, केंद्र पर होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को काटते हुए गुजरेगा। तो उस रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। पहला था ध्रुव, दूसरा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, दर्पण के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद तीसरा क्या है, अब तीसरा ये हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से हम एक प्रकाश देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रकाश केंद्र और यहाँ से एक प्रकाश देते हैं हम दर्पण में, यहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं दर्पण पे तो गया। और इतना तो पता है कि दर्पण पे जो पड़ता है कोई भी प्रकाश तो क्या होता है, टकरा के लौटेगा, टकरा के क्या होगा, लौटेगा। तो ये टकरा के ऐसे करके लौटेगा, बस। अब यहाँ पे याद रखना, इसको तो आपतित किरण बोलेंगे, इतना तो पता है। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है, याद रहेगा। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब उसके बाद जो टकरा के लौटता है, पहले ही बता दिए, टकरा के लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण।
अब यहाँ पे देखिए, ये मुख्य अक्ष है, याद रहेगा, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर होगा, ये भी रेखा अनंत तक खींचेंगे एक दूसरे के समांतर ही रहेगा। ये रेखा याद रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित किरण आएगा यहाँ पे। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आता है, ठीक है, और टकरा के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगा, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा जाता है, यहाँ पे काटे, यहाँ पे काटे, कहीं भी काटे, उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। याद रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, इसी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर काटता है उसे प्रधान अक्ष, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं। याद रहेगा, बस ये याद रखना है, मुख्य फोकस दो प्रकार का होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होगा, वास्तव में मतलब यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हुआ, ठीक है। और उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस ऐसे ही बनेगा, उत्तल दर्पण में भी मुख्य फोकस ऐसे ही बनेगा। तो मुख्य फोकस ये मेन हो गया। और ये याद रखना है पॉइंट, एक पॉइंट, मुख्य फोकस को बड़ी एफ से सूचित करते हैं, बड़ी एफ, छोटी एफ नहीं बनाइएगा, मुख्य फोकस को बड़ी एफ से सूचित करते हैं, इतना याद रहेगा। मुख्य फोकस को क्या करते हैं? बड़ी एफ से सूचित करते हैं। ये वक्रता केंद्र है, ये पता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये तो पता है। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, ये बात याद रखना है। वक्रता केंद्र को क्या करते हैं? सी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन ही लिख लीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन ही लिख लीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो कांच का वैसी सॉरी, कांच का कोली सॉरी यार गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखिए, कांच का ये खोखला सतह, बोलिए कांच का खोखला सतह, जिस खोखले गोले का बना होता है ना, उसके केंद्र को, यानी गोले को, केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, इतना याद रहेगा। मुख्य फोकस को बड़ी एफ से सूचित करते हैं। अब इसके बाद याद रखना है, ये जो ध्रुव है जिसको हम पी से सूचित करते हैं, ध्रुव को क्या करते हैं? पी से। तो ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के, इस दोनों के बीच में जो दूरी होगा ना, यानी एफ और पी या पी या एफ के बीच का दूरी होगा, उसको फोकस दूरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा क्या? फोकस दूरी किसे कहते हैं? लिख लीजिए अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी। तो लिख लीजिएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को, के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी को हमेशा छोटी एफ से सूचित करते हैं, हमेशा कौन सी एफ से सूचित करते हैं? छोटी एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को हमेशा छोटी एफ से सूचित करते हैं। तो पी और एफ के बीच का दूरी फोकस दूरी। अब उसके बाद इतना दूरी तो हो गया, लेकिन ये भी तो दूरी है, यानी पी से सी तक की दूरी को अब क्या बोलेंगे? तो याद रखना है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन क्या लिखना है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता की त्रिज्या को छोटी आर से भी सूचित करते हैं और बड़ी आर से भी सूचित कर सकते हैं, दोनों से, छोटी आर या बड़ी आर से सूचित कर सकते हैं वक्रता केंद्र को, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या को छोटी या बड़ी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, इसीलिए करें अवतल या उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2। ये छोटी आर क्या है पता है? फोकस दूरी है, बताएं। ये आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, बताएं। तो यही सिद्ध करने के लिए मिलेगा। तो इतना समझ में आया, दर्पण के मध्य बिंदु को फोकस और मुख्य ध्रुव बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव देख रहे हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इससे जो होने वाला, इससे दर्पण के वक्रता केंद्र से जो रेखा गुजरता है अनंत तक, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आता है आपतित किरण, और दर्पण से टकरा के जो लौटता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो परावर्तित किरण होता है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। अब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, उसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रह देते हैं, आज के लेक्चर में हम इतना ही मिलते हैं।
बाकी आगे पढ़ाएंगे। अवतल दर्पण कहते किसे हैं, उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, लेकिन पहले जो अवतल और उत्तल ये दोनों दर्पण में आता है, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी, ये याद रखना, ठीक है। तो रन देते हैं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।